15.1 में यदि हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने आप लोगों को समझाया था कल कि पहले हमें किसी भी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए फिजिबल सॉल्यूशन निकालना होता है, उस फिजिबल सॉल्यूशन के बाद आपको उसमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है। यही कंडीशन हमारे पास होती है। तो अब बात आती है फिजिबल सॉल्यूशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम ग्राफिकल मेथड यहाँ पर काम में लेते हैं। आपके सिलेबस में कौन सा मेथड है हमारे पास ना, ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड में हम कॉर्नर पॉइंट एनालिसिस मेथड भी उसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट एनालिसिस। कैसे? देखिए, जब हम फिजिबल सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले आपको जितनी भी कंस्ट्रेंट्स दी गई होंगी उन सभी कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करना है। उनको सॉल्व करना है, सभी कंस्ट्रेंट्स को। अब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जितनी भी होंगी वो सब हमारे पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहली कंस्ट्रेंट को हम सॉल्व करने की बात करें तो पहली कंस्ट्रेंट के करस्पॉन्डेंस इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि जो हम ग्राफ बना सकते हैं वो ग्राफ किसका बना सकते हैं? तो इक्वेशन का, ना कि इन इक्वेशन का। तो देखना, करस्पॉन्डेंस इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट। पहली इन इक्वेशन के करस्पॉन्डेंस हमने इक्वेशन लिखी तो क्या मिलेगा हमें? 3x + 5y = 15। यही हमें मिल जाना था। अब इस लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कम से कम 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तरीका क्या है? वही जो आप 10th क्लास में करते थे, x की वैल्यू अपनी मर्ज़ी से रखते जाइए, y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है, उन पॉइंट्स को मिलाते हुए हम ग्राफ खींच देते हैं। यही कंडीशन होती है। लेकिन अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा मेन मुद्दा ग्राफ बनाने का होता था। यहाँ पर यदि मैं बात करूँ तो एक लाइन को सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंटों से ही ड्रॉ किया जा सकता है। 2 पॉइंट यदि हमारे पास आ गए तो उस लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है। और 2 पॉइंट्स के लिए हमें क्या करना था? सबसे पहले मैंने x = 0 पुट कर दिया। जैसे ही मैं x = 0 रखूँगा तो 0 + 5y = 15। इसका मतलब y = कितना आ गया? 3। तो एक पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? 0, 3। x = 0 और y = 3। इसी तरीके से मैं y = 0 रख देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि ये पॉइंट y एक्सिस पर आ जाएगा, ये पॉइंट x एक्सिस पर आ जाएगा, और जब दोनों एक्सिस के पॉइंट हमारे पास आ जाएंगे तो उन्हें मिलाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। यही चीज़ की बात होनी थी। तो देखना, y = 0 रखेंगे तो 3x + 0 = 15। तो इसका मतलब x = कितना आ गया हमारे पास में? 5। x = कितना आ जाएगा? 5। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने हो गए? 5, 0। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, ये जो ग्राफ आपको बनाना है, यदि आपको एग्जाम में ग्राफ पेपर मिलता है तो आपको एग्जैक्टली फिगर बनाना होगा। लेकिन यदि ग्राफ पेपर नहीं मिलता है तो हम एक रफली डायग्राम बनाते हैं। सिर्फ किस चीज़ के लिए बनाते हैं? उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। एक रफली डायग्राम हमारे पास यहाँ पर बनाया जाता है। तो देखना, 0 मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो हम 9th 10th क्लास में करते हैं। ये x एक्सिस के लिए हम मेजरमेंट लेकर चल रहे हैं, ये y एक्सिस के लिए हम मेजरमेंट लेकर चल रहे हैं। ऐसे ही हो जाना था हमारे पास में। देखना, 0 3, तो x पे 0 और y पे 3, ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास में। 5 0, x पे 5 और y पे 0। अब यदि बहुत बड़ी बड़ी डिजिट्स भी हों हमारे पास में तो हमें एग्जैक्टली इक्वल लेने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें जब रफली डायग्राम बनाना है तो हम अपनी तरफ से कह सकते थे 0 3 यहाँ आ गया, 5 0 यहाँ आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब ये जो लाइन आई है वो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। मुझे क्या चाहिए थी? इन इक्वेशन। मुझे सॉल्व किसको करना था? इन इक्वेशन को। अब इक्वेशन और इन इक्वेशन के सॉल्यूशन का डिफरेंस क्या है? यही इन दोनों के सॉल्यूशन का डिफरेंस होता है। जो हमारे पास इक्वेशन होती है उसके सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वैल्यू निकल कर आती हैं। इक्वेशन के सॉल्यूशन में एग्जैक्टली वैल्यू हमारे पास निकल कर आती हैं। इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इन इक्वेशन में हमारे पास पूरा का पूरा एक रीजन आता है, एक एरिया आता है हमारे पास में निकल कर कि इस वाली लाइन से नीचे का एरिया सॉल्यूशन होगा या ऊपर का सॉल्यूशन होगा। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम
या तो इस लाइन के नीचे के किसी पॉइंट से या ऊपर के किसी पॉइंट से इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं। यदि वो पॉइंट उसे सेटिस्फाई कर देता है तो रीजन उस पॉइंट की डायरेक्शन में होगा, और नहीं करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब यदि वो लाइन हमारे पास ओरिजिन से पास आउट नहीं हो रही है, 0 0 से पास आउट नहीं हो रही है, तो सेटिस्फाई कराने के लिए सबसे इजी पॉइंट हमारे पास कौन सा होगा? ओरिजिन होगा। तो हम किससे सेटिस्फाई करा देते हैं? ओरिजिन से, बाय सेटिस्फाइंग टू ओरिजिन 0 0 से हम पहली इनइक्वेशन को सेटिस्फाई कराएं। तो क्या मिलेगा हमें? 0 + 0 <= 15। तो क्या 0 15 से छोटा होता है? होता है। मतलब इस 0 0 ने इसे सेटिस्फाई कर दिया, तो ये हमारे पास हुआ सेटिस्फाई। जब ये हमारे पास सेटिस्फाई हो गया तो इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन की डायरेक्शन में होगा। सॉल्यूशन रीजन टुवर्ड्स ओरिजिन, इसकी डायरेक्शन में होगा हमारे पास में, ओरिजिन की डायरेक्शन में होगा। अब ओरिजिन कहाँ था? इससे नीचे की डायरेक्शन में। इसका मतलब हमारा जो एरिया निकल कर आएगा, अब इस लाइन से नीचे का पूरा एरिया हमारे लिए अभी तक सॉल्यूशन में आ रहा है। कोई दिक्कत है वाली चीज़ में? ऐसा काम हमें सभी कंस्ट्रेंट्स के लिए करना है। जितनी भी कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखी हैं उन सभी कंस्ट्रेंट्स के लिए हमें इस काम को करना है, जितनी भी दे रखी है। ठीक है, तो देखना, अब इस काम को हम किसके लिए करते हैं? सेकेंड इनइक्वेशन के लिए। करस्पॉन्डेंस इक्वेशन टू इनइक्वेशन सेकेंड इनइक्वेशन के करस्पॉन्डेंस में इक्वेशन लिखें। क्या मिलेगा? 5x + 2y = 10। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? अब प्रोसेस वही है हमारे पास में। क्या करेंगे? एक बार x = 0 और एक बार y = 0। x = 0 रखा तो 0 + 2y = 10, तो y = कितना आ जाएगा? 5। तो पॉइंट क्या है हमारे पास में? 0 5। फिर y = 0 रखा तो 5x + 0 = 10, तो x = कितना आया? 2। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए? 2 0। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं, तो देखना 0 5 ये रहा हमारे पास में, और 2 0 ये रहा हमारे पास में। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब इन लाइनों पर इक्वेशन नंबर जरूर डालते जाना, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे यदि कभी मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़े तो मुझे पता रहे, क्योंकि अभी तो 2 ही थी, 2 से ज़्यादा होंगी तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस किस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हमें यूज़ करना है। ठीक है ना? इसलिए अब हम यदि इसी चीज़ की बात करें तो इसके रीजन के लिए भी मुझे क्या करना होगा? ओरिजिन से इसे सेटिस्फाई कराते हैं बाय सेटिस्फाइंग टू ओरिजिन। 0 0 से सेटिस्फाई कराया तो देखना 0 + 0 <= 10। 0 + 0 <= कितना आ गया? 10। तो क्या 0 10 से छोटा होता है? होता है। ये भी सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन भी कहाँ होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। सॉल्यूशन रीजन विल बी टुवर्ड्स ओरिजिन। तो इसका ओरिजिन कहाँ था? नीचे। तो इसका रीजन भी कहाँ पे होना था हमारे पास में? नीचे की तरफ। कोई डाउट इस वाली चीज़ में? आ गई बात सारी को समझ में? अब कंस्ट्रेंट्स हमारे पास 2 ही दे रखी थी, खत्म हो गई हमारे पास में। अब इसके बाद में मुझे x पॉजिटिव नॉन नेगेटिव दे रखा है और y नॉन नेगेटिव दे रखा है। सिंस x > 0 एंड y > 0 विल बी ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमेशा किस में होगा? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, क्योंकि आप जानते हो ओरिजिन से इधर चलेंगे तो x पॉजिटिव आएगा, तो इधर की तरफ हमें जाना था, और y पॉजिटिव कहाँ आना था हमारे पास? ओरिजिन से ऊपर की डायरेक्शन पर चलने पर, यही आना था हमारे पास में। अब कंस्ट्रेंट सारी खत्म हो गई, तो जो भी डायग्राम हमारे पास आया है इस सब का कॉमन स्ट्रक्चर हमें देखना है कि इन सब में कॉमन एरिया हमारे पास कौन सा निकल कर आया है। यही चीज़ की बात हुई हमारे पास में। तो देखिए, इस वाली लाइन से एक एक करके लूँगा मैं चारों लाइनों को। इस वाली लाइन से मुझे जाना था इधर, तो इधर का एरिया ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया मेरे पास बचना था। इसके पीछे वाले एरिया से हमें कोई भी लेना देना नहीं बचा। क्लियर? कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में? अब इस वाले एरिया में आए, एक लाइन मुझे ये नज़र आई,
इस वाली लाइन से मुझे कहाँ जाना था, ऊपर की तरफ एरो थे हमारे पास में, इसका मतलब इससे नीचे का एरिया भी ख़त्म, तो इसका मतलब ये वाला एरिया भी ख़त्म। सिर्फ और सिर्फ मुझे अब इन दोनों लाइनों के बीच का एरिया देखना था कि इनमें से कौन सा एरिया कॉमन आ रहा है हमारे पास में। उसमें एक लाइन हमारे पास ये वाली आई। अब यदि मैं इस वाली लाइन को देखता हूँ तो ये वाली लाइन से मुझे कहाँ जाना था, नीचे, तो मतलब अब ये वाला ट्राइंगल हमारे पास कॉमन आ गया, केवल और केवल ये वाला ट्राइंगल हमारे पास कॉमन बच गया, क्योंकि इससे नीचे जाना था तो ये ऊपर का हिस्सा भी हट गया हमारे पास में। अब इस वाले एरिया में भी एक लाइन और कौन सी बची, ये वाली, इससे भी मुझे कहाँ जाना था, नीचे, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा चारों में कॉमन हमारे पास निकल कर आ रहा है। जो रीजन मुझे चाहिए था उन सभी में ये वाला रीजन हमारे पास कॉमन निकल कर आ रहा है। तो यही सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, फीजिबल सॉल्यूशन रीजन, जो सभी कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करता है। अब इसका मैंने नाम दे दिया O A B C। ओ के कोऑर्डिनेट कितने हैं हमारे पास में, 0 0। ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2 0। बी हमें अभी पता नहीं, सी के कोऑर्डिनेट कितने थे, 0 3, यही थे। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो बी के लिए आ गई। बी हमें नहीं पता था, हमें इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है। तो देखना, फॉर बी इस इंटरसेक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करने के कोई नंबर नहीं है बोर्ड में, इस स्टेप के कोई भी नंबर नहीं है। जब नंबर नहीं है तो हम इसको यहाँ पर सीधा सीधा सॉल्व करके देख ले रहे हैं, ठीक है, कि बी हमारे पास होना क्या चाहिए था। अब ये जो बी पॉइंट है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। बी जो है वो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन पॉइंट था। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है तो हम 10th क्लास वाले मेथड से जानते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट तब निकलता है जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। मतलब इन दोनों इक्वेशन को यदि मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास पॉइंट बी निकल कर आ जाएगा। इसीलिए ग्राफ बनाते टाइम आपको ये नंबरिंग डालना बहुत ज़रूरी है। यदि मान के चलो तीसरी चौथी भी होती है हमारे पास तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन कौन सी लाइन से हमें मिल रहा है, यही चीज़ की बात होती है हमारे पास में। चलिए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 3x + 5y = 15 और ये क्या था, 5x + 2y = 10। तो मैं इसमें तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 3 से। हमें डायरेक्टली पॉइंट निकालना है, बस ज़्यादा माथा पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने ग्राफ एग्जैक्टली बनाया होगा तो ग्राफ से ही निकल कर आ जाएगा, लेकिन ग्राफ से इस पॉइंट को निकालने पर एक सबसे बड़ी दिक्कत ही आ जाती है, जब पॉइंटों में वैल्यू आ रही हो, अपॉन में फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है तो ग्राफ में एग्जैक्टली फ्रैक्शनल वैल्यू हमें निकल कर नहीं आ पाती है, ठीक है ना। इसलिए तो देखना क्या रह गया, 15x + 25y = 75, 15x + 6y = 30, माइनस 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 तो ये खत्म, 25 - 6 किया 19y, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 45, तो y = कितना आया, 45/90। फ्रैक्शनल आ गया, डायरेक्टली ग्राफ से हम निकालते तो एग्जैक्टली ये पॉइंट हमारे पास निकल कर नहीं आ पाता, ठीक है। अब इस y की वैल्यू मैंने इसमें रख दी, 3x + 5 × 45/19 = 15। तो देखना क्या बचा हमारे पास में, 3x = 15 माइनस 25 2, 20 और 2 22 अपॉन 19, यही आ जाना था हमारे पास में। तो क्या रह गया, 3x = 19 एलसीएम लिया, 135 13, 15 और 13 28 माइनस 225, तो 3x = आया 60/19, तो x = कितना आया 20/90। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो गई, 20/19 एंड 45/90। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी। अब हम इन सभी कॉर्नर पॉइंट पर इस फीजिबल सॉल्यूशन पर बाय ग्राफ वी कैन सी दैट रीजन OABC इज फीजिबल सॉल्यूशन रीजन ऑफ गिवन कंस्टेंट। जो कंस्टेंट हमें दे रखी है उसकी फीजिबल सॉल्यूशन रीजन क्या आ गई, OABC। अब हम इस फीजिबल सॉल्यूशन रीजन में से क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट्सों को कंसीडर किया जाएगा, O, A, B और C को, इन चारों पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं। तो देखना कॉर्नर पॉइंट्स O 0 0, A 20, B 20/19 45/19 एंड C 0 3। इन चारों पॉइंट पर अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, Z की, और Z = क्या है हमारे पास में, 5x + 3y। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे।
तो देखना z इजिकल टू एक्स की जगह 0 रखा तो 0 प्लस वाई की जगह 0 रखा तो 0, तो z इक्वल टू कितना आया 0। 2 0 रखें तो 5 इंटू 2 10 प्लस 0 कितना आ गया हमारे पास में 10। 20/19 और 45/19 रखें तो 5 इंटू 20/19 प्लस 3 इंटू 45/19, तो 19 तो एलसीएम हो जाना था हमारे पास में, कितना बचेगा 100 प्लस 135 और 100 कितना आ गया 235, और 0 3 रखें तो 0 प्लस 9 कितना निकल कर आया 9। अब आपको यही देखना है, मेरे पास प्रॉब्लम क्या थी मैक्सिमम, तो इन चारों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, इन चारों की जो वैल्यू निकल कर आई है उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और यदि मिनिमम की समस्या होती है हमारे पास में तो जो मिनिमम वैल्यू होती वो इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता। तो देखना इन सभी में मैक्सिमम 0 10 9, इनमें तो 10 आ रही थी, अब बस ये देखना है कि ये 10 से बड़ा है या छोटा है। तो आप देखोगे ये 10 से बड़ा हमारे पास निकल कर आ रहा है, 190 होता ऊपर तभी तो 10 आता, 10 से बड़ा निकल कर आ गया। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z विल बी 235/19 एट पॉइंट B, 20/19 एंड 45/19। यही हमारे पास इस दी गई LPP का सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई दिक्कत इस वाली चीज़ में?